सिद्धेश्वरी जी बड़बड़ाए जा रही थी। जितनी तेजी से वह माथे पर हाथ फेर रही थी, उतनी ही तेजी से जबान भी चला रही थी। नहीं, अब एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके के मालिक की भी इतनी हिम्मत कि हमसे मुंहजोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौटकर इस देरी पर कब नहीं आएंगे भी कभी भी। रामानंद जी वहीं आराम कुर्सी पर बैठे उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले, एक तो समस्या जैसी कोई बात नहीं, उस पर तुम्हारा यह बर्ताव कैसे काम चलेगा? बोलो। कुल इतनी सी ही बात है ना कि हरिया माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया। गेंदे या मोतिया का फूल तोड़ लेती। ये छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हें इन सबके साथ समझौता करना चाहिए। सिद्धेश्वरी जी पति को एक टक निहार रही थी, मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती है, रामानंद जी के पास जाकर छोटी क्यों हो जाती है? क्रोध से उबलते हुए बोली, एक गुलाब से क्या जाता? याद है लखनऊ में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का। सुबह शहर से लौटकर हर सिंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजाकर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह अकड़ रहा था कि जैसे हमने कभी फूल नहीं देखे हो। बेचारा हरिया माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी को मनाने की कोशिश की, किंतु व्यर्थ। सिद्धेश्वरी जी तट से मत नहीं हुई। जो कह दिया तो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है। अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? यह सिद्धेश्वरी टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोकना आदि। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थी। अपना घर यानी सरकार द्वारा आवंटित बंगला। सिद्धेश्वरी जी गरजती बरसती फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी, तो वे दूसरों को घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर स्वयं पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिर वे घर की मालकिन जो थी। आज परिस्थिति दूसरी थी। यह घर उनके बेटे समीर का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव। राजधानी में अत्यधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ टेरेस वाला फ्लैट। बेटे के अत्यधिक आज्ञाकारी होने के बावजूद वे उसके घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वे उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती है। अपनी हम उन औरतों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वे जब भी समीर और शालिनी से बात करती तो ताने या उलटवासी के रूप में। बात बात में दोहों और मुहावरों का प्रयोग भले ही मूल रूप के बजाय अब भ्रंश के रूप में। सिद्धेश्वरी जी करती अवश्य थी, क्योंकि उनका मानना था कि अतिशय लाड़ प्यार जतलाने से बहू बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवाह से पहले समीर उनकी आंखों का तारा था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने विजातीय शालिनी से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। रामानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरे को खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। पत्नी को भी समझाया था, शालिनी सुंदर है, सुशिक्षित है, अच्छे खानदान से है। पर सिद्धेश्वरी जी अड़ी रही। इसके पीछे उन्हें अपने भोले वाले बेटे का दिमाग कम, एमबीए शालिनी की सोच अधिक नजर आई थी। बेटे के सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी कन्या की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। रामानंद जी लाख समझाते रहे कि ब्याह समीर को करना है। अगर उसने अपनी पसंद से शालिनी को चुना है तो हम क्यों बुरा माने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को समझते भी है, तो वे अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सिद्धेश्वरी जी के बेटे मन में बेटे को अपनी मनमर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे शालिनी के साथ विवाह करके समीर ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी ही निभ रही थी। रामानंद जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 3 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वे भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर घूमी थी। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकर चपरासी सलाम ठोकते। शमीर और शालिनी दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही आना जाना हो पाता। जितने दिन रहते हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। स्वाति और अनिरुद्ध के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमा चौकड़ियों और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीते जाते पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते रामानंद जी की रिटायरमेंट की उम्र भी आ पहुंची।
लखनऊ में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव सिद्धेश्वरी जी के सामने रखा तो वे नाराज हो गई। हम नहीं रहेंगे वहां की घिचपिच में। तो फिर? इसलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बात को हवा में उछाल दिया। रामानंद जी मायूस हो गए थे। सिद्धेश्वरी, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ में मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह से क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई, भाई बहनों के दायित्व निभाए, तब तक समीर और नेहा बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चे को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वे शादी में खर्च हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी है। रामानंद जी भावुक हो उठे थे। आंखों की कोर भीग गई, स्वर आर्द्र हो उठा था। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भागकर रामानंद जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो लखनऊ के गोमती नगर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता समीर आकर मिल जाता। शालिनी नहीं आ पाती थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। स्वाति ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था। अनिरुद्ध ने 10वीं में प्रवेश किया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती है। यह सोचकर इस बार जब समीर और शालिनी लखनऊ आए तो आग्रह सहित उन्हें अपने साथ रहने के लिए निभा ले गए थे। सिद्धेश्वरी जी ने इस बार भी नानुपुर तो बहुतेरी की थी, पर समीर जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों का अकेला रहना ठीक नहीं है और बार बार हमारा आना जाना भी इतने दूर से संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सिद्धेश्वरी जी को मन मारकर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ तो आ गई थी, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तारतम्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता सिद्धेश्वरी जी रामानंद को उलाना देने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में। दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बहू बेटे के साथ रह रहे हैं सिद्धेश्वरी। वे हंसकर कहते, तुम नहीं समझोगे। सिद्धेश्वरी जी टेढ़ा सा मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती। उन्हें बात बात में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन स्वाति को कोयर में क्यों पढ़ती है, स्कूटर चलाकर कॉलेज अकेले क्यों जाती है, शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौट आती, देर तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है। लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है। उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज नहीं है। वे अनिरुद्ध को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले वहां हो क्या रहा है। तो अनिरुद्ध बिदक जाता। उधर स्वाति को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हो। इतना ही नहीं, वे जीन्स टॉप क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती आदि। धीरे धीरे स्वाति ने उनसे बात करना कम कर दिया। वह उनसे दूर ही छिटकी रहती। वे कुछ कहती तो उनकी बातें सिर्फ एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय रामानंद जी से कहती, बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने बहू बहू को। मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक न कट जाए। रामानंद जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। सिद्धेश्वरी जी का भाषण निरंतर जारी रहता। बहू खुद तो भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो न घर संभाल पा रही है न बच्चे। कहीं नौकरों के भरोसे भी गृहस्थी चलती है। बहू की नौकरी ही ऐसी है, दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में ही समय निकलता है। जरूरत क्या है नौकरी करने की, समीर अच्छा कमाता ही है। अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेरने से रही, पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिलता है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो समीर को भी सहारा मिलता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर रामानंद जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मजे से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्म देखते, उनके लिए पिज्जा तैयार करते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूजिक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पटती थी।
रामानंद जी के आने से वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। अनिरुद्ध को नियमित रूप से भौतिकी और रसायन शास्त्र रामानंद जी पढ़ाते थे। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई थी। बच्चों को छोड़कर शालिनी पति के साथ एक आध दिन दौरे पर भी चली जाती थी। रामानंद जी को तो कोई असुविधा नहीं होती थी, पर सिद्धेश्वरी जी जल भुन जाती थी। जल्ला कर कहती, बहू को आपने बहुत छूट दे रखी है। रामानंद जी चुप रहते तो वो और चिढ़ जाती। अपने दिन याद है, अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्ला भी जरा से सिर से सरकता हो तो वो रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन है, घूम ले। और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है, फिर क्या परेशानी है? परेशानी तुम्हें नहीं, मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। जरा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। सिद्धेश्वरी जी का कोई जवाब नहीं सूझता था। उन्हें लगता पति समेत सभी उनके खिलाफ है। दरअसल वे दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस अपने वर्चस्व को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जतलाने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि रामानंद जी ने भी कभी उनसे तर्क नहीं किया था। यहाँ तक कि रामानंद जी ने भी उनसे तर्क नहीं किया था। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्त हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अब एक अस्तित्वहीन सा जीवन जी रही हूँ। पिछले हफ्ते से एक और बात से उन्हें परेशान कर रखा था। स्वाति को आजकल मार्शल आर्ट सिखाने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वह अब उग्र स्वर में बोली, बड़ी माँ, आज के जमाने में अपनी सुरक्षा के लिए यह सब जरूरी है। सभी सीख रहे हैं। पोती की ढिठाई देखकर सिद्धेश्वरी जी सातवें आसमान से सीधे धरातल पर आ गिरी। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपने बहू बेटे पर, जो मूक दर्शक बने सारा तमाशा देख रहे थे। बेटी को एक बार टोका तक नहीं, और अब इस हरिया मानी की गुलाब का फूल न तोड़ने की हिदायत ने आग में घी डालने जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा हमेशा दूसरी बात पर ही उतरता है। इसलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगाना तो नहीं है? सिद्धेश्वरी जी मुंह फुलाकर बोली, इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए पान का जुगाड़ तो माली, नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देते हैं। हमें ही साबुन, क्रीम और तेल मंगाना था, पर कहे किससे? समीर भी आजकल दौरे पर रहता है। पिछले महीने जब आया था तो सब लेकर दे दिया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता है। माँ, हम आपकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती? समीर से कहने की क्या जरूरत है? बहू की आवाज में नाराजगी का पुट था। पैर पटकती वह घर से बाहर निकली तो रामानंद जी का सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतरी। सुन लिया जवाब, मिल गई संतुष्टि। कितनी बार कहा है, जहाँ रहो वहीं की बनकर रहो। पिछली बार जब नेहा के पास मुंबई गई थी तब भी कम तमाशे नहीं किए थे तुमने। बेचारी नेहा तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच घुन की तरह पिसकर रह गई थी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा कांड जरूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मच्छी सी गंध आने लगती है। पछता तो सिद्धेश्वरी जी खुद भी रही थी। सोच रही थी बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएंगी। अगले हफ्ते मेरठ में उनके भतीजे का ब्याह है। कुछ ब्लाउज सिलवाने थे, जाती तो बिंदी, चूड़िया और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घुमाने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती है। वापिस में गंगू चाट वाले के गोलगप्पे और चाट पापड़ी भी जरूर खिलाती है। रामानंद जी को तो ऐसा कोई शौक है नहीं, लेकिन अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों उन्होंने बहू का मुंह उखाड़ दिया? न जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकलकर जाएंगी कहाँ? लखनऊ तो कब का छोड़ चुकी है। आज तक गांव में एक हफ्ते से ज्यादा कभी रही नहीं। फिर पूरा जीवन कैसे काटेंगी, वह भी इस बुढ़ापे में, जब शरीर भी साथ नहीं देता है। शुरू से ही नौकरों से काम करवाने की आदी रही है। बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे। शालिनी रसोई में बाई के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी, और स्वाति, जिसकी वजह से ये सारा झमेला हुआ, मजे से लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिद्धेश्वरी जी पति की तरफ मुखातिब हुए और अपने गुस्से का जज्ब करते हुए बोली, चलो तुम भी सामान बांध लो। किस लिए? रामानंद जी सहज भाव से बोले। उनकी नजरें अखबार की सुर्खियों पर अटकी थी। हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। रामानंद जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, तुम जा रही हो, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। मतलब तुम नहीं जाओगे? नहीं,
एकदम साफ और दो टूक स्वर में रामानंद जी ने कहा। तो सिद्धेश्वरी जी बुरी तरह चौंक गई। उन्हें पति से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भरना उन्हें चांद पर जाने और एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक कठिन और जोखिम भरा लग रहा था। पर क्या करती, बात तो मुंह से फिसल ही गई थी। पति के हृदय परिवर्तन का उन्हें जरा भी आवाज होता तो यूं क्षणिक आवेश में घर छोड़ने का निर्णय कभी ना लेते। हिम्मत करके वे उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख लिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। कार स्टार्ट होने ही वाली थी कि स्वाति बाहर निकल आई। ड्राइवर से उतरने को कहकर वे स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सधे हाथों से स्टीयरिंग थामकर कार स्टार्ट कर दी। सिद्धेश्वरी जी एक बार फिर जलून गई। औरतों का ड्राइविंग करना उन्हें कदापि पसंद नहीं था। बेटा या पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशान नहीं होती थी। वे यह मानकर चलती थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता है। इसी उधेड़बुन में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर जाकर रुकी तो सिद्धेश्वरी जी उतर गई। तुरंत फुरत अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती को साथ लेने का धैर्य भी उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वे एकदम से दूर जा गिरी। फिर उन्हें हाथों से सिद्धेश्वरी जी को सहारा देकर कार में बिठाया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनसे ठीक सूत भर के फासले से छूकर निकल गई हो। यह सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थाम कर खड़ा करने और कार में बिठाने वाला हाथ स्वाति के थे। नींद बेहोशी की हालत से उभरी तो देखा वे अस्पताल के बिस्तर पर थी। रामानंद जी उनके सिराने बैठे थे। शमीर और शालिनी डॉक्टरों से विचार विमर्श कर रहे थे और स्वाति दारोगा को रिपोर्ट लिखवा रही थी। साथ ही वह इनोवा कार वाले लड़की की बुरी तरह दुत्कारती भी जा रही थी। दारोगा साहब, इस सरफरे बिगड़ैल लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी बड़ी माँ को कुछ हो जाता तो। सिद्धेश्वरी जी के पैरों में मोच आई थी। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें घर ले जाने की अनुमति मिल गई थी। उनके घर पहुंचने से पहले ही बहू और बेटे ने उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी थी। समीर और शालिनी ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया था क्योंकि बाथरूम बेडरूम से जुड़ा था। वे दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिराने रखे स्टूल पर बिस्कुट का डब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर और टी बैग्स रख दिए थे। चाय की शौकीन सिद्धेश्वरी जी जब चाहे चाय बना सकती थी। उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। पलंग के नीचे समीर ने बेड स्विच लगवा दिया था। वे जैसे ही स्विच दबाती कोई न कोई उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अगले दिन तक नेहा और जमाई बाबू भी पहुंच गए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके आने से समीर और शालिनी को भी काफी राहत मिल गई थी। कुछ समय के लिए दोनों दफ्तर वो आते। नेहा माँ के पास बैठती तो स्वाति अस्पताल वो आती थी। इन दिनों उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। अस्पताल जाना उसके लिए निहायत जरूरी था। शाम को सभी उनके कमरे में एकत्रित होते। भी ताश, कभी किस्से कहानियों के दौर चलते तो घंटों का समय मिनटों में बदल जाता। वे मंद मंद मुस्कुराती अपनी हरी भरी बगिया का आनंद उठाती रहती। सिद्धेश्वरी जी एक दिन चाय पीकर लेती तो उनका ध्यान सामने खिड़की पर बैठे कबूतर की तरफ चला गया। खिड़की के जाली के किवाड़ बंद थे जबकि शीशे के खुले थे। मुश्किल से 5 इंच की जगह रही होगी जिस पर वह पक्षी बड़े आराम से बैठा था। तभी नेहा और शालिनी कमरे में आ गई। बोली, माँ, इस कबूतर को यहाँ से उड़ाना होगा। यहाँ बैठा रहा तो गंदगी फैलाएगा। न न, इसे उड़ाने की कोशिश में मत करना। अब तो चैत का महीना आने वाला है। पक्षी जगह ढूंढकर घोंसला बनाते हैं। उनकी बात सच निकली। देखा, एक दूसरा कबूतर न जाने कहाँ से तिनके घास वगैरह लाकर इकट्ठे करने लगा। वह नर व मादा का जोड़ा था। मादा गर्भवती थी। नर ही उसके लिए दाना लाता था और चोंच से उसे खिलाता था। सिद्धेश्वरी जी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती। पक्षियों को नीड़ बनाते देख उन्हें अपनी गृहस्थी जोड़ना याद आ जाता। उन्होंने भी अपनी गृहस्थी इसी तरह बनाई थी। रामानंद जी कमा कर लाते। वे बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को खर्चती। 2 देवर, 2 नंदे ब्याई। मायके से जो भी मिला वह नंदों की ब्याह में चढ़ गया। लोहे के 2 बड़े संदूक को लेकर अपने नीड़ का निर्माण किया। बच्चे पढ़ाए, उनके ब्याह करवाए, जन्मदिन मुंडन क्या नहीं निभाया। खैर, अब तो सब निबट गया। बच्चे अपने अपने घर में सुख से रह रहे हैं। उन्हें भी मान सम्मान देते हैं। हाँ, एक कसर जरूर रह गई, अपने मकान की। वह नहीं बन पाया। बड़ा चाव था उन्हें अपने मकान का। मनपसंद रसोई, बड़ा सा लॉन, पीछे आंगन, तुलसी चौरा, सूरज की धूप की रोशनी।
खिड़की से छनकर आती चांदनी और खिड़की के नीचे बनी क्यारी व उस क्यारी में लगी मधुमालती की बेल, वे बैठे बैठे बोर होती, करने को कुछ था नहीं। एक दिन उन्होंने कबूतरी की आवाज देर तक सुनी, वह एक ही जगह बैठी रहती। अनिरुद्ध उनके कमरे में आया तो अति उत्साहित, अति उत्तेजित स्वर में बोला, बड़ी माँ, कबूतरी ने घोंसले में अंडा दिया है, इसे छूना मत। कबूतरी अंडे को तब तक सहेजती रहेगी जब तक उसमें से बच्चा बाहर नहीं आ जाता। अनिरुद्ध पीछे हट गया था, उन्हें इस परिवार से लगाव सा हो गया था। जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति हर समय आशंकित सी रहती है कि कहीं उसके बच्चे को चोट न लग जाए, वैसे ही उन्हें भी हर पर लगता कि इन कबूतरों के उठने बैठने से यह अंडा मात्र 4 इंच की जगह से नीचे गिर जाए। एक दिन उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया, सिर्फ उसकी चोंच, आंखें और पंजे दिखाई दे रहे थे। अब कबूतर का काम और बढ़ गया था। वह उड़ता हुआ जाता और दाना ले आता। कबूतरी एक एक दाना करके उस बच्चे को खिलाती जाती। सिद्धेश्वरी जी ने अनिरुद्ध से कहकर उन कबूतरों के लिए वहीं खिड़की पर 2 सकोरे में दाने और पानी की व्यवस्था कर दी थी। अब कबूतर का काम थोड़ा आसान हो गया था। सिद्धेश्वरी जी अनजाने ही उस कबूतर जोड़ी की तुलना खुद से करने लगी थी। ये पक्षी भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। फर्क यह है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हमारे स्वार्थी मन में छिपी रहती है। इंसान का बच्चा जब पहला शब्द मुंह से निकालता है तो हर रिश्ता यह उम्मीद करता है कि उसका प्रथम उच्चारण में वह हो। जैसे माँ चाहती है बच्चा माँ बोले, पापा चाहते हैं बच्चा पापा बोले, बुआ चाहती है बुआ, और बाबा चाहते हैं कि उनका कुलदीपक की जबान पर सबसे पहले बाबा शब्द ही आए। हम उसके हर कदम में अपना बचपन ढूंढते हैं, अपनी पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। यह हमारा प्रेम तो है, पर कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ भी है। उसका भविष्य बनाने के लिए किसी अच्छे व्यावसायिक संस्थान में उसे पढ़ाते हैं, उसकी तरक्की से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और हम अपनी मर्जी से उसका विवाह करवाना चाहते हैं। यदि बच्चा अपना जीवन साथी स्वयं चुन लेता है तो हमारा उनसे मनमुटाव शुरू हो जाता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बट्टा जो लग जाता है, हमारी संवेदनाओं को ठेस पहुंचती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी अपेक्षाएं वही रहती है कि वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे उत्तरदायित्व पूरे करें। हमारे प्रेम, हमारी कर्तव्य परायणता के मूल में कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ निहित है। कुछ दिन बाद उस बच्चे के छोटे पंख दिखाई देने लगे, फिर पंख थोड़े और बड़े हो गए। अब उसने स्वयं दाना चुगना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसके माता पिता उसके साथ लेकर उड़ने लगे। तीनों बेहद छोटा सा चक्कर लगाते और फिर लौट के वापिस आ जाते। धीरे धीरे सिद्धेश्वर जी की तबीयत सुधरने लगी। अब वे घर में चल फिर लेते थे, अपना काम भी स्वयं कर लेती थी। रामानंद जी को नाश्ता भी बना देती थी, घर के कामों में शालिनी की सहायता भी कर देती थी। अब यह घर उन्हें अपना सा लगने लगा था। दिन स्वाति उन्हें अस्पताल ले गई। मोच तो ठीक हो गई थी, फिजियोथेरेपी करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो प्रतिदिन स्वाति ही उन्हें ले जाती थी। वापसी में समीर अपनी गाड़ी भेज देता। अब ये सब भला लगता था उन्हें। एक दिन उन्होंने देखा कबूतर उड़ गया था, वह जगह खाली थी। अब वह नीर नहीं, मात्र तिनकों का ढेर था, क्योंकि नीर तो तब था जब उसमें रहने वाले थे। मन में अनेक सवाल उठने लगे। क्या वह बच्चा हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या वह बड़ा होकर माता पिता के लिए दाना लाएगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा? इसी बीच उनके मस्तिष्क में एक ऋषि और राजा संवाद की कुछ पंक्तियां याद आ गई थी। ऋषि ने राजा से कहा था, हे राजा, हम मनुष्य अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं, परंतु योग माया द्वारा भ्रमित होने के कारण उन बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं। पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, पर वे कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे बुद्धिजीवी नहीं हैं और न ही माया में बंधे हैं। उन्होंने खिड़की खोलकर वहां सफाई की और घोंसला हटा दिया। धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी। उन्होंने खिड़की बंद कर दी। कुछ दिन बाद कबूतर का एक जोड़ा फिर से वहां आ गया। अपना नीड़ बनाने वे मन ही मन सुकून महसूस कर रहे थे। अब फिर घोंसला बनेगा, कबूतरी अंडे देगी, उन्हें सेना शुरू करेगी। अंडे में से चूजा निकलेगा, फिर पर निकल गए और फिर कबूतर उड़ जाएगा और कपोत का जोड़ा टुकुर टुकुर उस नीड़ को निहारता रह जाएगा, उदास मन से। ठंड बढ़ने के साथ साथ मोच वाले स्थान पर हल्की सी टीस एक बार फिर से उभरने लगी थी। परिवार में उनकी हालत सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। रामानंद जी आयुर्वेद के तेल से उनके टखनों पर की मालिश कर रहे थे। स्वाति ने एक अन्य डॉक्टर से उनके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। सिद्धेश्वरी जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, बड़ी माँ, टांग का दर्द ठीक होगा तभी तो गाँव जाएगी ना। स्वाति समेत सभी खिलखिलाकर हंसने लगे थे। नौकर गर्म पानी की थैली दे गया था तो सिद्धेश्वरी जी पलंग पर लेटकर सोचने लगी।
सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घर चार दीवारी से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। घोंसला अवश्य उनका अस्थायी रहा, पर वे तो भरी पूरी है। बेटे बहू पोते पोती से खुश संतप्त परिवार से एक नजर उन्होंने रामानंद जी की दुर्बल काया पर डाली, फिर दुलार से हाथ फेरती हुई बुदबुदाई, उनका जीवन साथी तो उनके साथ ही है, उनके बच्चे भी उनके साथ है। अब उन्हें किसी नीड की चाह नहीं, जहां से है चुप से है, संतुष्ट है और संतप्त। उन्होंने काम वाली बाई से कहकर बक्से में से सामान निकलवाया और अलमारी में रखवा दिया, और फिर मीठी नींद के आगोश में समा गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।